जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें से आज का जो चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा भारतीय कृषि घटना चक्र। जीके की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें रहता है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो भारतीय कृषि में भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है, जिसमें से लगभग 55% जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां में संलग्न है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू कीमतों पर जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2% से बढ़कर 20.2 हो गया 2020-21 में, ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य जो हैं, चावल देखिए, चावल का जो हिस्सेदारी है सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल का, जिसका हिस्सेदारी है टोटल भारतीय उत्पादन में 13.62। चावल के हिस्सेदारी में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का है। गेहूं के हिस्सेदारी में सबसे ज़्यादा गेहूं का पैदावार उत्तर प्रदेश में होता है, अकेले 32% अकेले हिस्सेदारी है गेहूं का उत्तर प्रदेश में। मक्का का कर्नाटक 16%, मोटा अनाज में राजस्थान है 16%, 16.30। दाल में मध्य प्रदेश है, अकेले 20% अकेले हिस्सेदारी है, उत्पादन 20% अकेले उत्पादन करता है दाल में मध्य प्रदेश। कुल खाद्यान्न की अगर बात किया जाए तो 18% उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 है, 40% जो होता है उत्पादन होता है अकेले गुजरात से होता है, ठीक है। रेपसीड व सरसों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 44%, 44.57% मध्य प्रदेश में है। और सोयाबीन में महाराष्ट्र है 48%, सूरजमुखी कर्नाटक 46%, और कुल तिलहन में राजस्थान है, जिसका परसेंटेज है लगभग 22%। गन्ना के उत्पादन देखा जाए तो अकेले 44% का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। कपास में महाराष्ट्र 27%, जूट व मेस्ता में देखिए नियर अबाउट 80% के 79.68% जो है पश्चिम बंगाल का है उत्पादन। ये आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार है। अब देखते हैं भारत में फसल प्रतिरूप क्या है। भारत में फसलों का वर्गीकरण फसलों के स्वरूप तथा ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। फसलों के स्वरूप पर फसलों को खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न फसलों में विभक्त किया जाता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा, मक्का आदि अनाजों के अतिरिक्त दलहन फसलें जैसे हो गया उड़द, मूंग, चना आदि शामिल होता है। गैर खाद्यान्न फसलों में तिलहनी फसलें तथा वाणिज्यिक फसलें जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, बागानी फसलें आदि शामिल की जाती हैं। इसके अलावा हम ऋतु के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो रबी की फसल है उसकी बुआई होती है नवंबर और दिसंबर में, काटा जाता है मार्च अप्रैल में। जैसे हो गया रबी में गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, आलू आदि ये सब रबी का फसल है। खरीफ की फसल होता है जून जुलाई में और काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है चावल और तिल और मूंगफली आदि खरीफ की फसल हैं। जो जायद की फसलें हैं ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। उन फसलों को मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है, जिसमें हो गया तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया। कहीं कहीं जैसे हम लोग के बनारस साइड या उत्तर भारत में कह सकते हैं मूंग भी बोया जाता है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति देखिए 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्यान्न संकट ने परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को अपनाने की प्रेरणा दिया। 1960 के दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक व्यूह रचना सृजित की गई, जिसमें से उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के रणनीतिक के उपयोग से कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए रणनीति अपनाई गई। फलतः 1966 से 67 से कृषि क्षेत्र में एक तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसे बोला गया कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति की संज्ञा दी गई, ठीक है। हरित क्रांति से आशा यह है कि देश के सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाला किस्मों के बीज द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि करना होता है। और विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता जो हैं प्रोफेसर
नॉर्मन बोरलॉग थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए स्टार मार्क लगाइए। हरित क्रांति के जन्मदाता के नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो सकारात्मक प्रभाव गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर पड़ा। मोटे अनाजों एवं दलहनों के उत्पादन पर इसका प्रभाव जो रहा सीमित रहा। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ हुआ है पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कृषकों को हुआ। हरित क्रांति से भारत को खाद्यान्न समस्या से निजात मिली तथा भारत खाद्यान्न में क्या हुआ? आत्मनिर्भर बना। अब देखते हैं कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण देखिए, जब कृषि कार्यों में पशु शक्ति मानव शक्ति के स्थान पर बिजली, डीजल, पेट्रोल से चलने वाली यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलते हैं कृषि का यंत्रीकरण। एग्रीकल्चर लोन के विषय में देखते हैं। कृषि ऋण कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लिया जाता है, परंतु सामान्य 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लोन। ठीक है, कृषि लोन के विषय में डिस्कस हो रहा है। जो अल्पकालीन लोन है यह ऋण जो कृषकों को मौसमी लागत पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो 15 माह अधिकतम समय के लिए किया जाता है और कम से कम समय जितना आप ले सकते हैं। तो अधिकतम जो समय है 15 महीने की अवधि के लिए लिया जाता है अल्पकालीन ऋण। इसमें देखिए उर्वरक हो गया, बीज और कीटनाशक आदि को खरीदारी के लिए लिया जाता है अल्पकालीन ऋण, जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट है मिडिल टर्म लोन। मिडिल टर्म लोन जो है ये 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है। इसमें हो गया जैसे कोई किसान भाई हैं फार्म पर औजार की व्यवस्था करना चाहते हैं, दुधारू पशु खरीदना है, उनको कुआं गहरा करना है, अगर भूमि सुधार आदि कार्य करना है, ठीक है, तब उनको मध्यकालीन लोन लिया जाता है, मिडिल टर्म लोन दिया जाता है। ठीक है, 15 महीने से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाता है। अब देखते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, दीर्घकालीन लोन उसे बोलते हैं हिंदी में। ये जो लोन दिया जाएगा 5 से लेकर 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर किसान भाई अपना भूमि खरीदना चाहते हैं, उनको कोई भूमि ऐसा मिल रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, तो लोन लेकर खरीद सकते हैं। और उसके अलावा भूमि पर अस्थायी सुधार करना है, मान लीजिए पहाड़ी इलाका, उसको मिट्टी को बराबर करना है, थोड़ा सा ऊंचाई है, मिट्टी को बराबर करना है, इसमें लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का खर्च आ रहा है, तो फिर दीर्घकालीन लोन ले सकते हैं किसान। इसके अलावा ट्रैक्टर और मशीन खरीदना है, ठीक है, इसके अलावा फार्म पर खाद्यान्न संग्रह के लिए गोदाम बनाना है, पशुपाला बनाना है, तो इस सब चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। अब देखते हैं भारत में कृषि ऋण के स्रोत कहाँ से स्रोत है, कहाँ से पैसा आता है। तो भारत में कृषि ऋण के स्रोत 2 भागों, संस्थागत स्रोत एवं गैर संस्थागत स्रोतों से विभाजित किया जाता है। जो संस्थागत स्रोत हैं इसमें देखिए सरकार, सरकारी समितियाँ, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। जबकि गैर संस्थान में हो गए साहूकार हो गए, जैसे हम किसी बड़े आदमी से मांग लिए, व्यापारी लोग से मांग लिए, जमींदार लोग से मांग लिए, तो ऐसे लोग आते हैं गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत तो आपको समझ में आ गया, जो बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, क्षेत्रीय बैंक हो, वाणिज्यिक बैंक हो गया, सरकार द्वारा, तो ये सब चीज़ें भारत में कृषि ऋण यहाँ से उपलब्ध होता है। इसके अलावा हम अगर बात करें सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान करने वाला जो ऋण है उसको क्या बोलते हैं, तकाबी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तकाबी। तकाबी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है, फसल कटाई के समय वापस लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तकाबी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तकाबी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सहकारी साख समितियां क्या है। ये समितियां भारत में कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाला स्रोत हैं। सहकारी साख समितियां, देखिए भारत में सहकारी समितियों का जो विस्तार है भारतीय सहकारी समितियों अधिनियम 1904 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण करना, उसके अलावा उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण रहा है। जैसे मान लीजिए उनको किसी साहूकार से उन्होंने ज़्यादा ऋण ले लिया है, अब उनको चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनसे बचने के लिए तो ये सहकारी साख समितियों की स्थापना हुआ। और सहकारी साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन लोन उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी जो ऋण ढांचा है त्रिस्तरीय है।
इसमें 3 स्तर पर, प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक जिला स्तर पर, और जिला सहकारी बैंक जो जिला स्तर पर हो गया, प्राथमिक स्तर पर जो हो गया कृषि साख समितियां होती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है कि सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्र करना तथा सदस्यों में स्वावलंबन तथा मित व्ययिता की भावना जागृत करना। इसके अलावा देखिए, जिला सहकारी समितियों के कार्यों का निर्देशन है समन्वय करने एवं ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है उनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। ये आम लोगों को ऋण नहीं देता है। अब देखते हैं भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को क्या बोलते हैं, दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। जो भूमि विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य है कृषकों को भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाना। भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक बनकर रखकर ऋण उपलब्ध कराता है। अब देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1989-98 से लेकर 99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। हम देख रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई, 1998 से 99 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, योजना के अंतर्गत यह था कि किसानों को वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। किसान उस सीमा के अंतर्गत या उस सीमा के भीतर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। किसानों को केवल धन निकाले गए धन पर ब्याज भुगतान करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कृषि कीमतें। कृषि कीमतों से आशय है कि कृषि उत्पादों की कीमतों से प्रमुख कृषि कीमतें हैं जैसे मंडी कीमतें हो गया, सामान्य कीमतें, अधिकतम कीमत, वायदा कीमत, वसूली कीमत, निर्गत कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित कीमत आदि। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसी भी मंडी में कृषि जिनिसों को जो कीमत होती है उसे मंडी कीमत कहा जाता है। मंडी कीमतें जो होती हैं अल्पकालीन कीमतें होती हैं। वस्तुओं की मांग के अनुसार पूर्ति में समन्वय के लिए पर्याप्त समय मिल जाने के बाद जो कीमत मंडी में प्रचलित रहती है वो उस समय की क्या बोलती हैं, सामान्य कीमत कहलाती है। अब देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं MSP शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो संबंध है कृषकों से होता है। जो कृषक के लिए एक प्रकार का फसल बीमा कीमत होती है। मतलब इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को यह आश्वासन देती है, जैसे मान लो कोई किसान भाई उत्पादन किए, उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि खाद्यान्नों की कीमत न्यूनतम नियत मूल्य से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। उनको तय कर दिया जाता है। जैसे मान लो अभी गेहूं का मैं बता रहा हूँ 1950 रुपये है, तो सरकार तय कर देती है 1950 रुपये कुंटल, 1950 रुपये पर कुंटल हम लेंगे आपके गेहूं को। अगर आपको कहीं भी दाम नहीं मिल रहा है, इससे हायर दाम मिल रहा है तो आप ले लो। अगर इससे अगर इससे कम दाम कहीं कोई देने का इच्छुक हो रहा है, कोई दे रहा है, आपका सामान ले रहा है इससे 1950 रुपये के लेस में, तो आप मुझे दे दो। किसान सरकार बोलते हैं आप मुझे दे दो MSP रेट पे। तो मतलब एक गारंटीड है कि आप सरकार आपका जो उत्पादक है उसको ले लेगी। ठीक है, सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को क्या करती, क्रय करती है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का उद्देश्य है कि कृषि जिनिसों की कीमतों में गिरावट से होने वाली कृषि में जो नुकसान होता है, हानि होती है, उनको रक्षा करना होता है और कृषकों को निश्चित आय प्रदान करना, जिससे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रेरणा बनी सके। देखिए, भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अब तक की घोषणा किया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। जो 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा जो किया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। जबकि 2 अन्य फसल जिसमें से केंद्र सरकार के साथ केंद्र सरकार द्वारा कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार, एक बार रबी फसल के समय और दूसरी बार खरीफ फसलों के समय घोषित की जाती है। तो लगभग 25 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाती है सरकार द्वारा।
और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देखते हैं इसको। 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों को न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया और 1965 में जनवरी 1965 में दांतेवाला समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव दिया। तो ये पूछ सकता क्वेश्चन, एमएसपी या ओएमएसपी का सुझाव किसने दिया या समर्थन मूल्य का सुझाव किसने दिया? तो 1965 में दांतेवाला समिति ने दिया। ठीक है, शुरू में इसका कार्यकाल जो था 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, परंतु बाद में इसको एक अस्थायी व परामर्शदात्री संस्था का दर्जन प्रदान किया गया। 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अब देखते हैं राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। तो 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा किया। इस कृषि नीति में कृषि की लाभदायकता में वृद्धि करने तथा भारतीय कृषि को वैश्वीकरण से उत्पन्न भावी चुनौतियों से निपटने हेतु समर्थवान बनाने की शीर्ष प्राथमिकता दी है। इस कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि के निजीकरण को बढ़ावा देने, अधिक निवेश करने, मृदा जल एवं जैव विविधता का संरक्षण करने आदि को प्राथमिकता दी गई है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि नीति में ठेके पर खेती की पद्धति को अपनाना, भूमि को लीज पर देने की व्यवस्था, इसके अलावा तकनीकी हस्तांतरण, भूमि का अंतर्मगन तथा फसलों को नए बाजार में पहुंचाने आदि की रणनीति भी अपनाई गई है। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक टिकाऊ किस्म के रोजगार को अवसर बढ़ाने के लिए कृषिगत विकास पर बल दिया गया है। अब देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाफेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल नेम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन ऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, नाफेड जो है। देखिए, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ की जो स्थापना हुई थी 1998 की हुई, तो 58 की हुई थी 2 अक्टूबर। इसका मुख्यालय दिल्ली में, सभी राज्यों में इसका कार्यालय है और यह राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का संग्रह, विपणन तथा व्यापार करता है। कृषि जिंसों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी के द्वारा किया जाता है। नेफेड जो है कृषि वस्तुओं का क्रय तथा विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और भी लूसिड वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या है, लेकिन आपके सामने लिखा हुआ है तो आप भी पढ़कर समझ सकते हैं चीज़ों को। तो हमारा काम है आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझाना और जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको पढ़ कर भी आपको बताना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।